हैदर कुरैशी ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। उनके चेहरे पर बरसों की थकन और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। निशा खामोश खड़ी थी, मगर उसकी नजरें अपने वालिद के चेहरे से हट नहीं रही थी। औरहान भी कुछ फासले पर खड़ा हर लम्हा गौर से देख रहा था। उसे महसूस हो गया था कि आज एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। हैदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने नजरें उठाईं। हाँ, सुल्तान मिर्जा मेरा दुश्मन नहीं था। एक वक्त था जब वो मेरा सबसे काबिल एतमाद साथी था। हमने सिफर से अपनी सल्तनत बनाई थी। हम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। मगर फिर एक ऐसा शख्स हमारी जिंदगी में आया जिसने हमारी दोस्ती को नफरत में बदल दिया। निशा ने फौरन सवाल किया, वो शख्स कौन था? हैदर ने अफसोस से सर झुका लिया। यही तो मैं आज तक नहीं जान सका। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। वो कभी सामने नहीं आया। उसने हमारे दरमियान गलत फहमियां पैदा की, हमारे आदमियों को खरीदा, हमारे खानदानों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और जब हमें हकीकत का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा की मिट्टी गुस्से से भंज गई। तो आपने कभी सुल्तान से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? हैदर की आंखों में नमी उतर आई। की थी, बहुत बार की थी, मगर हर बार खून बहता रहा, लाशें गिरती रहीं और नफरत बढ़ती गई। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन मान लिया। और हान खामोशी से सब सुन रहा था। इसने महसूस किया कि हैदर कुरैशी के लहजे में झूठ नहीं बल्कि पछतावा था। इसने आहिस्ता से कहा, अगर ये सब सच है तो फिर आज सुल्तान ने आप पर हमला क्यों नहीं किया? हैदर ने औरहान की तरफ देखा, क्योंकि शायद उसे भी अब असल दुश्मन का एहसास हो चुका है। निशा ने मेज पर रखा लफाफा उठाया। उसकी नजरें उस बंद लफाफे पर जमी हुई थीं। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे रुक गई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता लफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर, चंद दस्तावेजात और एक पुराना खत मौजूद था। निशा ने सबसे पहले तस्वीर उठाई। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। महरूज जो उसके बराबर खड़ी थी, उसने भी तस्वीर देखी तो उसके मन से बेइख्तियार निकला, ये तो। औरहान ने तस्वीर निशा के हाथ से ले ली। तस्वीर में एक बावकार शख्स मुस्कुरा रहा था। वो कोई अजनबी नहीं था। वो शख्स बरसों से औरहान की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सबसे पुराना रुकन, उसके मरहूम वालिद का काबिल एतमाद दोस्त और उसके लिए चचा जैसा दर्जा रखने वाला फरीद कामरान था। औरहान की आंखों में बेयकीनी उतर आई। ये नामुमकिन है। फरीद अंकल ऐसा नहीं कर सकते। हैदर ने तस्वीर देखते ही गहरा सांस लिया। मुझे बरसों से शक था, मगर मेरे पास कभी कोई सबूत नहीं था। नशा ने जल्दी से वो खत खोला। उस पर सुल्तान मिर्जा की तहरीर थी। खत में लिखा था कि फरीद कामरान गुज़िश्ता 25 साल से दोनों खानदानों को इस्तेमाल कर रहा है। उसने दोनों सल्तनतों के राज बैरूनी माफिया नेटवर्क्स को बेचे, दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और हर खून खराबे से अरबों रुपए कमाता रहा। जाविया भी सिर्फ उसका एक मोहरा था। औरहान का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसे अपने बचपन के बेशुमार लम्हे याद आने लगे, जब फरीद कामरान उसे गोद में उठाता था, उसकी कामयाबी पर खुश होता था और हमेशा उसके वालिद का वफादार दोस्त होने का दावा करता था। नशा ने आहिस्ता से औरहान के कंधे पर हाथ रखा। उसने पहली बार महसूस किया कि एक मजबूत इंसान भी अंदर से टूट सकता है। औरहान ने चंद लम्हों बाद सर उठाया। उसकी आंखों में अब हैरत नहीं, बल्कि इंतकाम की आग जल रही थी। अगर फरीद कामरान ने वाकई मेरे वालिद, तुम्हारे खानदान और हजारों बेगुनाह लोगों की जिंदगी तबाह की है, तो मैं उसे कानून से भी नहीं बचने दूंगा और तुम से भी नहीं।
इसी लम्हे रायान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। औरहान फौरन उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? रायान ने बमुश्किल अपने अल्फाज मुकम्मल किए। फरीद कामरान, अकल असीक, कंपनी के तमाम खुफिया अकाउंट्स खाली करके गायब हो चुका है और जाते जाते वो एजल को भी अपने साथ ले गया है। रेयान की बात सुनते ही कमरे का माहौल यकसर बदल गया। औरहान का चेहरा सख्त हो गया, जबकि उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और रेयान के दोनों कंधे पकड़ लिए। एजल कहाँ है? तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कॉन्फ्रेंस हॉल एक जंगी कमांड सेंटर में तब्दील हो चुका था। दीवार पर शहर का बड़ा नक्शा लगा था। मुख्तलिफ मकामात को सुर्ख निशानात से निशान जद किया गया था, जबकि निशा अपने खास यूनिट के साथ मंसूबा बना रही थी। महरूज ने एक फाइल मेज पर रखी। फरीद कामरान के तमाम मालूम ठिकानों की तलाशी ली जा चुकी है, मगर वो कहीं नहीं मिला। इज़मिर ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया, लेकिन एक अजीब बात सामने आई है। फरीद के प्राइवेट जेट ने मुल्क से बाहर नहीं बल्कि शिमाली पहाड़ी इलाके की तरफ परवाज की थी, जहां उसकी कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मौजूद नहीं। निशा ने फौरन नक्शे पर एक मकाम पर उंगली रखी। वहां सब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? रियान ने पूछा। निशा ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, क्योंकि माफिया की दुनिया का पहला असूल है कि जब सब तुम्हें शहर में ढूंढ रहे हों तो तुम शहर से सबसे दूर छुपते हो। औरहान ने नक्शे की तरफ देखा। वहां सिर्फ एक जगह थी, एक पुराना किला जो बरसों पहले बंद कर दिया गया था और अब वीरान समझा जाता था। इसी लम्हे औरहान का फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से फरीद कामरान की पुरसुकून आवाज सुनाई दी। तुमने काफी देर लगा दी, औरहान। औरहान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। अगर एजल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फरीद हल्का सा हंसा। तुम अब भी जज्बात से सोचते हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इसी कमजोरी ने उसे भी मारा था। ये सुनकर औरहान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फरीद ने अगला जुमला बोला, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे अकेले पुराने किले में आना। अगर नशा करेशी या उसका एक भी आदमी मेरे आसपास नजर आया तो सबसे पहले ईजल मरेगी। कॉल फौरन मुनक़ता हो गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। औरहान ने फोन आहिस्ता से मेज पर रखा। नशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम अकेले नहीं जाओगे। औरहान ने पहली बार उसकी बात काट दी। अगर मेरी एक गलती से ईजल की जान जा सकती है तो मैं ये खतरा नहीं ले सकता। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, लेकिन अकेले नहीं होगे। तुम्हें शायद नजर न आऊं, मगर मैं तुम्हारे साए की तरह हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। औरहान ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी ही इस बात का इकरार थी कि अब वो नशा पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करने लगा था। अगली रात घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 के करीब पहुंची, पूरा माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश हो गया। पहाड़ों के दरमियान वाक़े वो पुराना किला अंधेरे में किसी आसेबज़दा इमारत की तरह नजर आ रहा था। ठंडी हवा टूटी हुई दीवारों से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी। औरहान अपनी सियाह गाड़ी से उतरा। उसने चारों तरफ एक नजर डाली और आहिस्ता आहिस्ता किले के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बज़ाहिर वो अकेला था, मगर हकीकत में नशा पहले ही अपने खुसूसी यूनिट के साथ मुख्तलिफ मकामात पर पोजीशन ले चुकी थी। उसने सबको वाज़े हुक्म दिया था कि जब तक वो खुद हुक्म ना दे, कोई एक गोली भी नहीं चलाएगा। औरहान जैसे ही किले के अंदर दाखिल हुआ,
भारी दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। उसने फौरन मुड़कर देखा, मगर बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। इसी लम्हे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। फरीद कामरान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रहा था। उसके चेहरे पर वही मानूस मुस्कुराहट थी, मगर आज उस मुस्कुराहट में अपनायत नहीं बल्कि जहर था। फरीद ने चंद कदम के फासले पर रुककर ओरहान को देखा। तुम वक्त के बहुत पाबंद हो, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। ओरहान ने गुस्से पर काबू रखते हुए सिर्फ एक सवाल किया, एजल कहाँ है? फरीद ने हाथ से इशारा किया। ऊपर वाली मंजिल पर एक कुर्सी से बंधी। एजल नजर आ गई। उसके हाथ बंधे हुए थे, मगर वो जिंदा थी। उसने ओरहान को देखते ही जोर से आवाज दी, यहां से चले जाओ, ये जाल है। ओरहान एक कदम आगे बढ़ा, मगर फरीद ने फौरन बंदूक निकालकर एजिल की तरफ तान दी। एक कदम भी आगे नहीं, वरना तुम अपनी बहन को आखिरी बार देख रहे होगे। ओरहान वहीं रुक गया। किले के बाहर एक बुलंद चट्टान पर लेटी निशा दूरबीन से हर मंजर देख रही थी। उसके कान में लगा कम्युनिकेशन डिवाइस मुसलसल फ़आल था। महरोज की आवाज सुनाई दी, हमें हमला कर देना चाहिए। निशा ने फौरन इनकार किया, नहीं, अभी नहीं। फरीद यही चाहता है। जब तक एजिल महफूज नहीं हो जाती, कोई हरकत नहीं करेगा। अंदर फरीद आहिस्ता आहिस्ता ओरहान के गिर्द चक्कर लगाने लगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे वालिद को क्यों मरवाया था? क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता था। दुनिया में सबसे आसान शिकार वो होता है जो तुम पर अंधा यकीन करे। ओरहान की मिठियां भींच गई, मगर उसने खुद को काबू में रखा। फरीद ने हंसते हुए एक रिमोट अपनी जेब से निकाला। तुम्हें एक और राज बताओ, उस पूरे किले के नीचे बारूद बिछा हुआ है। अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो तुम, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहादुर निशा, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये अल्फाज सुनकर निशा की आंखें सकड़ गईं। उसने फौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया कि पूरे इलाके में बमों की तलाश शुरू करो, मगर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। फरीद ने अचानक बुलंद आवाज में कहा, निशा कुरैशी, मैं जानता हूं तुम बाहर मौजूद हो। तुम चाहे कितनी ही माहिर क्यों ना हो, मुझसे नहीं छुप सकती। निशा चंद लम्हे खामोश रही। फरीद दोबारा बोला, अगर तुम वाकई ओरहान से मोहब्बत करती हो तो सामने आ जाओ, वरना अगले 5 मिनट में ये किला राख बन जाएगा। ये अल्फाज सुनकर निशा ने आंखें बंद कर ली। उसे मालूम था कि अगर वो सामने गई तो फरीद का असल निशाना वही बनेगी, और अगर न गई तो ओरहान और एजल दोनों खतरे में थे। उसने आहिस्ता से अपनी बंदूक जमीन पर रखी, गहरा सांस लिया और किले के मरकजी दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दूर खड़ा महरोज घबरा कर बोला, निशा, ये खुदकुशी है। निशा ने बगैर पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, कभी कभी जिस शख्स से मोहब्बत हो उसे बचाने के लिए अपनी जाल की कीमत भी कम लगती है। वो किले के अंदर दाखिल हुई तो ओरहान की नजरें फौरन उस पर जम गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा, बेबसी और फिक्र एक साथ नुमाया थे। निशा उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। ओरहान ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें आने से मना किया था। निशा ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। और मैंने कहा था, तुम कभी अकेले नहीं होगे। निशा के सामने आते ही फरीद कामरान के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के करीब आया और चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखता रहा। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा कि मोहब्बत वाकई इंसान को कमजोर बना देती है। माफिया की सबसे खतरनाक लड़की भी आज अपनी मर्जी से मेरे सामने खड़ी है, सिर्फ एक शख्स की खातिर। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि तुम मोहब्बत को कमजोरी समझते हो, इसीलिए जिंदगी भर अकेले रहे। फरीद का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो दोबारा मुस्कुरा दिया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया,
फौरन 4 मुसल्ले अफराद आगे बढ़े और निशा और औरहान के गिर्द हिसार बना लिया। फरीद ने बंदूक सीधी निशा की तरफ तान दी और बोला कि तुम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा यहां से जाएगा, फैसला तुम्हें करना है। औरहान एक कदम आगे बढ़ा। अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो, निशा को छोड़ दो। निशा ने फौरन उसकी तरफ गुस्से से देखा और आहिस्ता से बोली कि खामोश रहो, हीरो बनने की जरूरत नहीं। औरहान ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। अगर मेरी जान से तुम बच सकती हो तो ये सौदा बुरा नहीं। निशा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने धीरे से कहा कि तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी खातिर मरने की? औरहान ने जवाब दिया कि शायद इसी दिल ने, जो अब सिर्फ तुम्हारा नाम जानता है। ये अल्फाज सुनकर निशा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसने नजरें झुका लीं ताकि कोई उसकी आंखों में उतर आने वाली नमी ना देख सके। फरीद ने जोर से तालियां बजाई। बहुत खूब, यही जज्बा चाहिए था। अब खेल और दिलचस्प होगा। इसी लम्हे किले की तमाम लाइट्स अचानक बंद हो गई। हर तरफ घप अंधेरा छा गया। फरीद के आदमी घबरा गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अंधेरे में यके बाद दीगरे दबे दबे धमाकों की आवाजें आने लगी। फरीद गुस्से से चिल्लाया, क्या हो रहा है? इसी लम्हे किले की छत पर सुर्ख लेजर लाइट्स नमूदार हुई। हर लेजर एक मुसल्ला शख्स के सीने पर आकर रुक गई। फरीद ने चौंक कर ऊपर देखा। छत के किनारे सुल्तान मिर्जा अपने दर्जनों तरबियत याफ्ता निशाना बाजों के साथ खड़ा था। उसकी गूंजदार आवाज पूरे किले में फैल गई। खेल खत्म हो चुका है फरीद। फरीद की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। सुल्तान मिर्जा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। मैंने 25 साल इंतजार किया है, सिर्फ इस दिन के लिए। फरीद ने फौरन रिमोट निकालकर बमों का बटन दबाने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। उसने हैरत से दोबारा बटन दबाया। सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया। तुम जिन बमों के सहारे खड़े थे, मेरे लोगों ने 10 मिनट पहले ही उन्हें नाकारा बना दिया है। फरीद का चेहरा जर्द पड़ गया। इसी लम्हे निशा ने मौका गनीमत जाना। उसने बिजली की सी तेजी से अपने जूते में छुपा हुआ खंजर निकाला और एक ही वार में अपने करीब खड़े मुहाफिज को बेहोश कर दिया। औरहान ने भी दूसरे मुहाफिज को जमीन पर गिरा दिया। चंद ही लम्हों में पूरे किले में शदीद फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बारिश के दरमियान निशा सीधी ईजल की तरफ दौड़ी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची, रस्सियां काटी और ईजल को अपने पीछे कर लिया। नीचे फरीद ने भागने की कोशिश की, मगर सामने औरहान आकर खड़ा हो गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। औरहान ने आहिस्ता से कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। फरीद ने बंदूक उठाई और इसी लम्हे पहली गोली चल गई।